जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी और स्क्रीन भी विजिबल होगी। आज हमारी जो इस सेशन का मकसद ये है कि हम इसमें डिस्कस करें कि हमारा जो है मर्केंटाइल लॉ का जो पेपर होता है सीएसएस में उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। आप अभी एहतशाम जानवर का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम मर्केंटाइल लॉ जो सीएसएस का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए कि आप मैक्सिमम स्कोर ले सकें। मैं ये जो है सब्जेक्ट स्कोप सीएसएस क्लब के प्लेटफॉर्म से सिंस 2020 पढ़ा रहा हूँ और मैंने जो है इससे पहले सीएसएस 2020 में अटेम्प्ट की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट थी वो मेरी, उसमें मेरा मर्केंटाइल में 79 मार्क्स थे। फिर इन माय सेकंड अटेम्प्ट इन सीएसएस 2022 आई स्कोर 77 मार्क्स। तो ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेरे स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम इसमें 84 जो है ना मार्क्स तक स्कोर किया हुआ है। तो इस सब्जेक्ट में स्कोर लेने का क्या तरीका क्या है, आप किस तरीके से इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। आप जैसे आप लोगों को पहले भी पता है कि मास्टरी सीएसएस के नाम से सर एहतशाम जानबर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था और उसका मकसद यही था कि सीएसएस स्पेशल में जितने भी लोग अपनी अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं और इसको एक लास्ट ट्राई या फर्स्ट ट्राई समझ के जो है वो एक चांस लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए वो एक सेशन अनाउंस किया गया था। और उस सेशन में जो है वो बहुत ही मिनिमल फीस के साथ जो है वो स्टूडेंट्स को कोर्स जो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें कवर करवाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसमें हमें इतना टाइम नहीं मिल सका कि हम अपने पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर सकें, सो उसके लिए एक अलग से वर्कशॉप रखी गई। अब यहाँ पे जो है हम आज के क्लास में मैंने पहले भी दो वीडियोस बनाई हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, आप उनको भी जाके देखिएगा। लेकिन उस दिन कुछ सम जो है वो कॉन्टेंजेंसी फैक्टर्स की वजह से इतनी अच्छी जो है वो हम डिस्कशन नहीं कर सके। लेकिन आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस उन दिनों की भी जो भी कोताहियां या जो कमियां रह गई हैं वो हम आज की सेशन में उसको कवर करें। तो आपके कोई भी पेपर हो, कोई भी थ्योरी का सब्जेक्ट हो, तो उसमें जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है, बेशक वो ऐसे का ही टॉपिक हो, तो डायसेक्शन ऑफ क्वेश्चन या डायसेक्शन ऑफ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायसेक्शन ऑफ क्वेश्चन या डायसेक्शन ऑफ टॉपिक होता क्या है, इसमें असल में वही चीज है जो डायसेक्शन का सिंपल मतलब है कि आपने यू आर सपोज टू डिवाइड दैट थिंग इन अ स्मॉलर चंक्स और स्मॉलर पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में, तो वो आपको क्वेश्चन देता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मतलब कोई भी आप क्वेश्चन अपनी जो है कंसीडर करें। अगर हम इसी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन अटैच किए हैं, उसी में से कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, उसने कहा व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर, इज इट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इफ सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। तो आप इस क्वेश्चन को अगर रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे तीन चार चीजें नजर आ रही हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ही कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन जो है वही उसकी आपने डायसेक्शन ही करनी है। अब ये उसने कहा है कि व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर, तो ये पहली क्वेश्चन उसने आपसे किया है। नेक्स्ट वो कह रहा है इज इट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड थर्ड इज इफ सो, मतलब अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, पहले आपने इसका आंसर देना है कि हाँ वो इन्फोर्सेबल है या नहीं है। ये एक पूरा हेडर होगा जिसके नीचे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहते हैं इफ सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, अगर इन्फोर्सेबल है तो किन सर्कमस्टांसेस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय माइनर इन्फोर्सेबल है। तो आपने इन तीन चीजों को आंसर करना है। अगर आप किसी एक पार्ट को भी स्किप करते हैं तो बाकी पार्ट बेशक आपने 20 सफों का लिख लिया है, तो आपको उस पार्ट के मार्क्स मिलेंगे। ऐसे में फेलियर होने के चांसेस और ऐसे में फेलियर होने की रीजंस भी यही है कि आपको जब वो टॉपिक दिया जाता है तो उस टॉपिक के हर एक पर्सपेक्टिव जो भी उस टॉपिक में पूछा गया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्राइमरी या सेकेंडरी तौर पे, तो आपने उस चीज को एक्सप्लेन करना है। अगर आप उसको मिस करते हैं या आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते, तो वो आपने जितना टॉपिक एक्सप्लेन किया होता है अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक उसका जो है वो मार्क्स की भी मार्जिन होता है। जैसे यहाँ पे व्हाट इज अ लीगल स्टेटस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय अ माइनर, तो ये 10 या मतलब आप कह सकते हैं कि 7.5 मार्क्स का ये जो है ना एक एक क्वेश्चन उसने किया हुआ है। इज इट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये 2 से 3 नंबरों का होगा।
इफ सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। अब ये इज इट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, आपने एक पैराग्राफ या जिस तरह भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं उसमें लिखना है, क्योंकि ये थोड़े से कम मार्जिन का है। नेक्स्ट, क्योंकि इसके साथ कंडीशन आ गया, ये दोनों मिला के 7.5 के हैं। अब इसमें से अगर आप सर्कमस्टांसेस को जस्ट लिख देंगे तो वो 5 मार्क्स का में भी, और वो 2.5 मार्क्स का हो। तो आपने इसको जो उसकी वेटेज नहीं दी, तो वो आपके उसमें से मार्क्स नहीं आएंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन, डायसेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी भी पेपर की बात करें, वो बेशक आपका इस्लामिक स्टडीज का पेपर हो, वो आपका जनरल स्टडीज का हो, वो आपका मर्केंटाइल लॉ का हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को हो, या अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के पार्ट 2 के अकाउंट ऑडिटिंग की थ्योरी का क्वेश्चन हो, तो उसमें आपने क्वेश्चन को सबसे पहले डाइसेक्ट करना है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप हर एक पार्ट का आंसर नहीं करेंगे, तो आपने जिस पार्ट का आंसर किया होगा आपको उसी पार्ट के मार्क्स मिलेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आप आ जाते हैं, जो मेरा एक वे था, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीजों को शेयर करना है, हर टीचर अपने पर्सपेक्टिव में चीजों को देख रहा होता है। मैं एक खुद सीएसएस एस्पायरेंट था, मैंने खुद अटेम्प्ट्स ली, अनलकीली या लकीली आप कह सकते हैं कि मैं क्वालिफाई नहीं कर सका, मैं जो है फाइनल तक नहीं जा सका, मेरी एलोकेशन नहीं हुई। लेकिन मेरा हर दफा स्कोर 700 प्लस रहा, ठीक है। तो मेरा रिटर्न में स्कोर इतना अच्छा होना, उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन यही थी कि मैं अपने सारे के सारे ऑप्शनल कंपलसरी पेपर्स में जितने भी आप क्वेश्चन के होते थे, मैं उनकी एक छोटी सी आउटलाइन बनाता था, ब्रीफ आउटलाइन। ये मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, मैं उन सबको रिकमेंड करता हूँ, और मेरे से जितने भी लोग इवेल्युएशंस करवाते हैं, मैं उनको ये पॉइंट ऐड करता हूँ कि आप भाई ये चीज भी किया करें, ठीक है। तो ब्रीफ आउटलाइन आप किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल्स से करेंगे चीजें, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो चीजों की। जब आपको चीजें क्लियर होंगी तभी आप उस चीज को कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं कि व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर, इज इट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इफ सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। तो इफ इसकी ब्रीफ सी आउटलाइन क्या बनेगी? इसकी ब्रीफ सी आउटलाइन सबसे पहले जो बनेगा, इसमें आप इंट्रोडक्शन का एक जो है वो पॉइंट देंगे, ठीक है। अब ये आपके माइंड में आ सकता है कि इसमें हम इंट्रो में क्या लिखेंगे। देखिए, आप इंट्रोडक्शन में आप ये बताएं कि माइनर जो है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एक चीज होती है, जिसमें आप ये डिफाइन करते हैं कि कौन कौन लोग कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो वहां पे आप ये डिक्लेयर करते हैं कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो इसलिए उसका लीगल स्टेटस जो होता है वो जो है वॉइड एब एनिशो होता है। वॉइड एब एनिशो ये एक टर्म है, ये एक लीगल टर्म है, वॉइड एब इनिशियो। ये लैटिन टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि वाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि जो माइनर एंटर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को क्या होते हैं, वो वाइड होते हैं। अब वाइड क्या होते हैं, ये आपने जाहिर है अब तक तैयारी की है, आपको पता होगा मर्केंटाइल अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपने डिफरेंस पढ़े होंगे, तो वो आपको यहाँ पे जाहिर है, मैं पेपर की जो है वो अटेम्प्ट करने की चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वो अब यहाँ पे आपने ये सारा इंट्रो में बता देनी है चीजें। इन्फोर्सेबिलिटी का थोड़ा सा जिक्र कर देना है कि अंडर फ्यू सर्कमस्टांसेस ये इन्फोर्सेबल होता है, कौन कौन से हैं। माइनर एंड नेसेसिटीज हो गया, और उसके अलावा जो है वो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो माइनर को बाउंड करते हैं, वो सारी चीजें आपने डिस्कस कर देनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इंट्रो में आपकी सारी एक ओवरऑल समरी आ जाएगी, जिस तरीके से आप एसे का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट देना है जो कि बॉडी ऑफ क्वेश्चन है। उसमें आपके मेजर जो हेडर्स बनेंगे वो तीन बनेंगे। सबसे पहला बनेगा, आप लिखेंगे व्हाट इज, या आप लिखेंगे लीगल स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर। सेकंड पॉइंट बनेगा इज इट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, या आप लिख सकते हैं कि इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ जो है वो, आप लिख सकते हैं इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय अ माइनर। थर्ड में आप लिखेंगे अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो सर्कमस्टांसेस अंडर विच माइनर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आर इन्फोर्सेबल, ठीक है। उसमें अगर आप सब हेडर्स भी दो तीन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन ये तीन तो मेजर हेडर्स आपकी ब्रीफ आउटलाइन में लाजमी बनेंगे। ये आपकी बॉडी के तीन बन जाएंगे। उसके साथ आप स्पेसिफिक केस रेफरेंसेस भी कोट कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास जो है केस जो है, जो एफपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे मर्केंटाइल लॉ का कोर्स दिया है ना, मैं आपको यहाँ पे भी चीजें दिखाता हूँ, एक मिनट। वो कोर्सेज जो केसेस हैं, वो भी उसने एक जो है आउटलाइन दी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो सेशन जिन जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है उन्हें पता है कि हम लोग ये केसेस भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये
फिफ्थ नंबर पे जो केस आ रहा है ना, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास दुसे, ये असल में माइनर का ही केस है। ये वो केसेस हैं जो आपको एफपीएससी ने रेकमेंड किए हैं कि आप इनको भी केस ला रीडिंग्स यहाँ पे भी पढ़ें, और जो टॉपिक में आते हैं उसको आप यहाँ पे कोट करें। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास दुसे का केस यही था कि इसमें जो धर्मोदास था वो माइनर था, और मोहरी बीबी को पता था कि वो माइनर है, लेकिन उसने उसको कर्जा दे दिया, और ये ऐसे वैसे केस एक स्टोरी है, तो वो आपने कोट कर देनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने केसेस को भी कोट करना है। फिर उसके बाद जेनेरिक एग्जांपल्स। अब जेनेरिक एग्जांपल्स जिन्होंने मेरे से क्लासेस ली हैं, मैंने उनको बताया है कि आप किस तरीके से जेनेरिक एग्जांपल्स जो है वो बना सकते हैं। तो बॉडी में आपने 3 हेडर्स लिख लिए, उसके बाद आप पेपर के अंदर फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट कैसे आएगा, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है, उन सर्कमस्टांसेस को आप फ्लो चार्ट की शक्ल में बता देंगे कि दिस 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 दीज आर द मेजर सर्कमस्टांसेस। फिर आप उसको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप जेनेरिक एग्जांपल्स भी देंगे, और उसके अलावा केस लॉ रेफरेंसेस, जैसे मैंने आपको मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास की एग्जांपल दी, और एंड पे आप कंक्लूड कर देंगे दिस इज द वे कि आपको एक क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। अब ये आपकी असल में होती हैं, आपकी जो भी चीजें होती हैं उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आपने इनको किस तरीके से करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि जी आपको जो है वो तो आप, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं जी कि हमें जो है वो कितनी लेंथ होनी चाहिए पेपर की, और उसके अलावा जो है वो कितना होना चाहिए, कितना लिखना चाहिए। तो ये देखें ना, मर्केंटाइल लॉ का जो आपका मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं होता, 4 4 5 5 6 6 पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा होता है। तो फिर आपने उसको किस तरीके से एक्सपैंड करना होता है। अब अगर आप इधर उधर की बातें लिखेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो फिर आपने जेनेरिक एग्जांपल्स के साथ, फ्लो चार्ट्स के साथ एक्सपैंड करना होता है। आप केस लॉ रेफरेंसेस ज्यादा से ज्यादा निकालें, जितनी आपको लिस्ट दी गई है एफपीएससी की तरफ से, आप उन सबको देखें। आप उन सबको जब देखते हैं, आपने उनको स्टडी किया होता है, फिर आप उनको कोट करते हैं। तो जब आपने केसेस कोट किए होते हैं, बेशक आपका 2 पेजेस का भी आंसर हो, आपको मार्क्स 20 में से ही मिलते हैं, और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अब 2 पेजेस तो नहीं लिखने चाहिए ना, जब आपने इतना ज्यादा स्टडी किया है, तो एटलीस्ट 6 पेजेस का आंसर आपका होना चाहिए। अगर मैक्सिमम आप जा सकते हैं तो 8 पेजेस पे जाएं, लेकिन मर्केंटाइल लॉ में 4 to 6 पेजेस का आंसर जो है वो मोर देन इनफ होता है, और उसमें आपको बड़ा अच्छा स्कोर मिल जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा लिख सकते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल में 2023 में शायद आया था, या 22 में आया था। तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या 21 में शायद आया था। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, इसमें आप सारे के सारे चीजें लिख सकते हैं। अब उसमें बहुत आपका 10 पेजेस तक भी क्वेश्चन जा सकता है। आप उसमें फ्लो चार्ट जब बनाएंगे, वो एक पूरा फ्लो चार्ट तो एक पूरे पेज के ऊपर आपका आ जाएगा, जितनी भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करें, चीजों को देखें, तो इंशाल्लाह आपका जो बहुत अच्छा स्कोर आता है। बाकी जिन लोगों ने मेरे से ये पढ़ा है सब्जेक्ट, उनको तो पता ही होगा कि हम लोग जो है वो किस तरीके से केसेस को कोट कर रहे होते हैं, साथ साथ चीजों को देख लेते हैं। ये कुछ डीएमसीज हैं मेरे स्टूडेंट्स की, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, मर्केंटाइल 77 मार्क्स। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट जाएं, ये बल्कि मेरी अपनी ही डीएमसी है, सीएसएस 2022 की, मेरे 714 मार्क्स थे। अच्छा जी, उसके अलावा मेरा ऐसे पास नहीं हुआ था, 35 पे फेल हो गया था। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 84 मार्क्स मेरे ये स्टूडेंट ने की, सीएसएस 2022 की अटेम्प्ट में 84 मार्क्स आए थे। और आप वैसे उसके देख लें ना, टोटल 367 मार्क्स हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप देखें तो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट वाले ही मार्क्स हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए उसने 84 स्कोर किस तरीके से लिया। मैंने भी उससे कॉल पे बात की, ताहा उसका नाम था, इंजीनियरिंग उसका बैकग्राउंड था, और उसने मुझे बताया कि सर जी मैंने जस्ट आपसे क्लासेस ली थी, और वही जो आपने बताया था वही चीजें मैंने पढ़ी हुई थी, मैंने स्लाइड्स में से याद की हुई थी, और वो मैं कोड करके आ गया। तो यहाँ पे अगेन चीजें ये आ गई कि वहां पे आपने मटेरियल रिप्रोड्यूस करना है। यहाँ पे देखें एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं जी, 82 मार्क्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जी, अगेन किसी के 77 मार्क्स हैं। यहाँ पे देखें इसके 78 मार्क्स हैं। यहाँ पे देखें इसके 76 मार्क्स हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि कितने जो है वो मतलब अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसमें बहुत कम लोग भी होते हैं। इसके स्कोरिंग होने की एक रीजन ये भी है कि सैचुरेशन अभी नहीं है, इस सब्जेक्ट में बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। तो जब लोग जहाँ पे कम होते हैं और वहां पे आप बहुत अच्छा मटेरियल लिख रहे हो, तो बहुत ज्यादा आउटशाइन करते हैं आप, फिर आप मैक्सिमम जब स्कोर लेने की रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों में से भी जब अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अगर सीएसएस 2024 की जो है अटेम्प्ट के लिए विलिंग होंगे, तो मेरे सेशन आगे भी आ रहे हैं। जैसे मेरा मर्केंटाइल लॉ का नेक्स्ट सेशन आना है, तो उसमें भी आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं इसमें ना, कि बड़े ही मतलब 3 3 4 4 5 6 मैक्सिमम 7 8 स्टूडेंट्स जो है वो एक सेशन
में होते हैं, जो जो है मतलब जो भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें सेचुरेशन नहीं होती, तो मेरे पास भी कम ही लोग होते हैं। बाकी जो मेरे पास पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनको काफी ज्यादा मैं अपने नोट्स देता हूँ, उनके साथ ऑब्जेक्टिव शेयर करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज भी है, CSSPMS विद असद। आप उसको भी सर्च करके वहां पे मुझे फॉलो भी कर ले, वहां पे भी मैं चीजों को जो है वो लगाता रहता हूँ, MCQs जो है ना उसका डाटा मैं शेयर करता रहता हूँ। और मेरे जो है अपकमिंग जो सेशंस होते हैं उसके बारे में भी मैं बताता रहता हूँ। बाकी कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज वगैरह हों तो वो भी मैं वहाँ पे आंसर करता हूँ। कोई DM मुझे कर दे तो मैं उसे जो भी इशू होता है मैं बता देता होता हूँ। मैं जैसे मैंने आपको बताया ये फर्स्ट PMC जो है मेरी अपनी है, तो आप कुछ स्टूडेंट्स बाकी चीजों को भी मेरे साथ डिस्कस करते हैं, जैसे GSA हो गया, या करंट अफेयर्स हो गया, या बाकी जितने भी इस्लामिक स्टडीज में मेरे हमेशा 70+ मार्क्स रहे हैं, 75 नहीं, 70+ मार्क्स हमेशा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो चीजें मतलब कुछ बाकी सब्जेक्ट्स में भी स्टूडेंट्स की कोई इशू हो तो वो भी मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी जो इवेल्युएशंस के लिए या वैसे भी कांटेक्ट करना चाहे तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मैं इवेल्युएशंस भी करता हूँ, और उसके अलावा मैं स्कोप के साथ एसोसिएटेड हूँ। स्कोप के साथ जितने भी जो हैं मतलब सेशंस हैं अपकमिंग, उसके बारे में भी मैं जो है वो इन्फॉर्म करता रहता हूँ, और मैं जो है वो अपने स्टेटस पे लगाता हूँ। आप लोग मेरा अगर नंबर नोट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो मैं आपका नाम सेव कर लूंगा। उससे ये होगा कि नेक्स्ट जब मैं कोई भी स्टेटस अपडेट करूंगा या आपकी कोई भी क्यूरी होती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पे हम इस, क्योंकि ये हमारा जो है वो एक यूट्यूब के भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इसको हम, इसमें मैं आपके क्वेश्चंस तो नहीं ले पाऊंगा। क्वेश्चंस मैं वीडियो को रिकॉर्डिंग को जो है वो पॉज करके या सेव करके उसके बाद कोई भी आपके क्वेश्चंस हुए तो वो मैं ले लूंगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम मार्क्स किस तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर तो हमारा आज का सेशन ही था। उसमें मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को डायसेक्ट करना सीखना है, आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर एक पार्ट को लाजमी आंसर करना है। बेशक वो आप एक पैराग्राफ ही लिख रहे हैं ना, लेकिन जब वो आपका आंसर हो जाएगा ना तो वो अनआंसर्ड पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पास पेपर की सॉल्व करें। आपकी इसमें पेपर जो है वो रेपिटेशन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा होती है, आप पास पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे, आपकी काफी हद तक खुद ही तैयारी हो सकती है। अब आप नहीं सॉल्व कर सकते या आप एवेलुएट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर दे दिया है। उसके बाद केस लॉ रेफरेंसेस, मैंने आपको बताया है कि FPSC की जो लिस्ट है उसमें केसेस उसने मेंशन किए हुए हैं। अब उन केसेस में से आप उन केसेस को पढ़ें, और उनको अगर आप नहीं पढ़ सकते या मतलब जाहिर है स्मार्ट वर्क करना होता है, टाइम कम होता है, बाकी सब्जेक्ट भी तैयार करने होते हैं, तो मेरे सेशन में मैं ये सारे केसेस जितने भी रेलेवेंट है वो करवाता हूँ। अच्छा जी, आई होप सो आप लोगों को ये दरमियान में ना कुछ हो गया था। अच्छा, ये दरमियान में ना शायद कुछ कनेक्शन ड्रॉप हुआ है। आई होप सो आप लोगों को जो है वो काफी चीजें समझ आई होंगी। बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो ये देखें, ये कॉक्स वर्सेस बर्नार्ड का भी एक केस है, ये भी मैंने बताया, इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये कॉक्स वर्सेस बर्नार्ड, ये वाला जो केस है, केस नंबर 8। अब ये देखिए, इसमें हमने डिस्कस किया है कि इसकी ब्रीफ फैक्ट समरी क्या है, सिनॉप्सिस ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, इशू क्या हुए हैं, इसमें डिसीजन क्या है, हेड हुआ, जजमेंट क्या हुई, और डिस्कशन। अब ये कोर्ट किस तरीके से करना है, आपने जो है ये आपका जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, वहां पे इस केस की मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। इसमें जो है कॉग्स और बर्नार्ड दो लोग थे, एक बंदा जो है वो ये बार बार डिस्कनेक्ट पता नहीं क्यों हो रहा है। आप लोगों को आवाज आ रही है?
अच्छा जी, इसके बाद मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट भी शेयर करना चाहता हूँ। वो अनाउंसमेंट यही है कि हमारा जो है मर्केंटाइल लॉ का जो है नेक्स्ट सेशन आ रहा है। वो अगर आप लोग सी एस एस 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको लाजमी ज्वाइन करिएगा। 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और आप इसके लिए जो है वो जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वाहिद साहब, उनसे आप रब्ता कर लीजिए। ये उनका नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 03327536 343। ये हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वाहिद साहब, ये उनका नंबर है 03327536 343। 11 नवंबर से हमारा मर्केंटाइल लॉ का सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उसमें इनरोल होना चाहें तो आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी हो, आपका जो है वो कुछ भी इशू हो मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड या ओवरऑल किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो आप जो है वो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो है आपने ये बच्चों वाली हरकत की। अल्लाह आपको अजर दे इसका बहुत ज्यादा। और ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप इस वीडियो के नीचे जो है वो यूट्यूब पे जब अपलोड होगी तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी रिप्लाई करूंगा। और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको भी मैसेजेस में आप मुझे डायरेक्ट कर दें, मैं उसको भी जो है वो रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।